हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज इनविडियस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? आप ही लोग मुझे बता दो, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, वेरी नाइस। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। तो इनविडियस का मतलब क्या है? वो चीज़ जो भेदभाव करे, भेदभाव कर रही है तो आपको वो चीज़ खराब लग रही है, उस चीज़ को बोलते हैं इनविडियस। मीन्स लाइकली टू कॉज रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मीन्स नाराजगी। आपको नाराजगी है, आपको जेलसी हो रही है, गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ कैसी है? डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव करने वाली है। रिसेंटफुल, आप नाराज हो क्योंकि वो चीज़ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, भेदभाव कर रही है। प्रेजुडिशियल है, भेदभाव कर रही है वो चीज़। वो चीज़ कैसी है? बायस्ड है। कैसी है? पार्शियल है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब पूरी तरीके से भेदभाव हो रहा है। एंटोनिम्स इक्विटेबल है, बराबरी है। इम्पार्शियल है, कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है। फेयर है वो चीज़। जस्ट है, मतलब कोई भी पार्शियलिटी नहीं है। तो कमिटी की बुराई की गई, क्यों? क्योंकि उसने बहुत ही भेदभाव करने वाले कंपैरिजंस किए अलग अलग जगहों से जो एम्प्लॉयज आए थे उनके बीच में। इसलिए कम्युनिटी की क्या की गई? कम्युनिटी की बुराई बहुत ही ज़्यादा की गई। अच्छा, हमने यहाँ पे फेयर वर्ड की बात करी। यहाँ से ना एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले समझो क्या क्या वर्ड्स के मीनिंग होते हैं। एक वर्ड होता है फेयर। ये जो FARE होता है, ये आपका नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है? आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपने कितना भाड़ा दिया, उस भाड़े को क्या बोलते हैं? फेयर। इसका मतलब मनी यू पे, वो पैसा जो आप पे करते हो किस चीज़ के लिए? फॉर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के लिए बस का फेयर हो गया, ट्रेन का फेयर हो गया, तो दैट इज व्हाट? फेयर। बस का फेयर, ट्रेन का फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना स्टार मार्क करके लिखिएगा, ठीक है? चलो, अगला एक और वर्ड होता है FARE। अब ये फेयर तो नाउन था, ठीक है? ये वाला फेयर क्या होता है? वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपने परफॉर्म कैसा किया, आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्जाम्स? तुमने कैसा परफॉर्म किया अपने एग्जाम्स में, तो मतलब आपका परफॉर्मेंस कैसा था। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला फेयर क्या है, यहाँ पे ये वाला फेयर वर्ब है। तो ये दोनों फेयर में डिफरेंस क्लियर है सभी को? एवरीवन, चलो अब आ जाते हैं FAIR वाले पे। अब स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज हो गई। स्पेलिंग क्या हो गई है? FAIR। एक FIR का मतलब क्या होता है? और उसकी पॉलिसीज एकदम फेयर है। अभी अभी जो फेयर पड़ा जस्ट है। जस्ट का मतलब अनबायस्ड है, मतलब इम्पार्शियल, कोई पार्शियलिटी नहीं है, बिल्कुल एकदम उसकी पॉलिसीज कैसी है? फेयर है। चलो ठीक है। दूसरा फेयर क्या होता है? वो बहुत गोरा है ना? उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है? फेयर है। इसका मतलब लाइट कॉम्प्लेक्शन है उसका। इसमें भी फेयर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। चलो, तीसरा फेयर क्या होता है? तीसरा फेयर होता है कि अच्छा, उसने जो किया वो अच्छा किया, उसका जो बिहेवियर था वो अच्छा था। फेयर। फेयर का मतलब क्या हो गया? अच्छा, गुड। तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव होता है। अच्छा, एक और फेयर होता है जो मेला दिलों का आता है, तो वो नाउन। उसमें फेयर क्या होता है? नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी मेला जो लग रहा है उसको आप क्या बोलते हो? फेयर। मेला को और क्या बोलते हो? कार्निवल। तो इस तरीके के 6 फेयर होते हैं, और 6 के बीच में डिफरेंस सभी को क्लियर होना चाहिए। ये वाले 3 फेयर एडजेक्टिव होते हैं, अच्छा, कॉम्प्लेक्शन हल्का, या फिर वो चीज़ एकदम सही है। लास्ट फेयर क्या होता है? मेला। और ये वाला जो फेयर होता है FARE, ये भी नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है। इसका मतलब होता है जो आप पैसा देते हो कहीं ट्रैवल करने के लिए, और दूसरा मतलब क्या होता है? जब ये वर्ब होता है आप कैसा परफॉर्म कर। इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपीज में नोट डाउन करके लिख लेना। चलिए अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज परज्यूर। परज्यूर वर्ड तो इतना एग्जाम में नहीं आया, एग्जामिनेशन में जो वर्ड आता है वो होता है परजुरी। परजुरी क्या होता है? आपने गीता पे शपथ खाई कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, और उसके बाद आपने क्या किया? झूठ बोल दिया,
तो उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं परजुरी। परजुरी का मतलब क्या हो गया, एक्ट ऑफ लाइंग। आपने क्या किया, झूठ बोला इन अ कोर्ट, और कोर्ट में जनरली क्या करते हैं, शपथ खाते। तो मतलब आपने, आपकी जो ओथ थी वो कैसी थी, झूठी थी। इसका मतलब आपने क्या कमिट किया है, आपने परजुरी कमिट किया। कोर्ट से रिलेटेड दो दो वर्ड्स होते हैं, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। एक और वर्ड है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज एलिबाई। एलिबाई क्या होता है, आपके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है कि आपने मर्डर किया है, लेकिन आपने क्या प्रूफ कर दिया, उस समय तो मैं इंडिया में था ही नहीं, उस समय तो मैं सिंगापुर गया हुआ था। तो दैट इज व्हाट, दैट इज एलिबाई। एलिबाई का मतलब क्या है कि आपने एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया, कि जब क्राइम हुआ था आई वॉज प्रेजेंट समवेयर एल्स, उस समय मैं कहीं और गया हुआ था, और उस बात का आपने सबूत भी दे दिया। तो व्हाट इज इट, इट इज एलिबाई। दोनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही वर्ड्स आपके नाउन्स है, बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउन्स। चलो, तो परज्योर क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। जब भी हमने परजरी वर्ड पढ़ा था वो नाउन था और ये वर्ब था, कि आप जानबूझ के, डेलिबरेटली मीन्स इंटेंशनली, इंटेंशनली आप झूठ बोल रहे हो शपथ लेने के बाद, कोर्ट में आप इंटेंशनली झूठ बोल रहे हो, लाई, फॉल्सिफाइड, डिसीव, धोखा दे रहे हो। एंटोनिम्स ऑनेस्टी है, आप वेरीफाई कर सकते हो उस चीज को, कंफर्म कर सकते हो। अच्छा, ऑनेस्टी ना इसका डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है, क्योंकि ये नाउन है। वर्ब का सिनोनिम हमेशा वर्ब होता है, वर्ब का एंटोनिम भी हमेशा वर्ब ही होगा। तो ये दोनों डायरेक्ट सिनोनिम्स हैं, ये डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है, या डायरेक्ट, सॉरी, ये दोनों डायरेक्ट एंटोनिम्स हैं, ये डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब का सिनोनिम हमेशा वर्ब होगा, वर्ब का एंटोनिम हमेशा वर्ब होगा। जो विटनेस था उसको पनिश किया गया, विटनेस कौन होता है, चश्मदीद गवाह। तो जो गवाह था उसको पनिश किया गया क्योंकि उसने झूठ बोला उस केस के दौरान। चल, अगले वर्ड पे आते हैं, एक्सटॉल करना, भर भर के तारीफ कर रहे हो। इसका मतलब क्या कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया वो, प्रेजिंग एंथुजियास्टिकली एंड हाईली, बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो, यूलोजाइज कर रहे हो, लॉर्ड कर रहे हो, ग्लोरीफाई करो। चलो, बहुत दिनों से हमने प्रेज करने के सिनोनिम्स नहीं लिखे, मुझे कितने सिनोनिम्स बताओगे तारीफ करने के, 20 बता पाओगे? चलो कोशिश करते हैं कि 20 हम लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते, लेट्स सी। प्रेज कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, एग्जॉल्ट कर रहे हो, एप्रिशिएट कर रहे हो, लॉर्ड कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, यूलोजाइज कर रहे हो, बहुत बढ़िया, हेल कर रहे हो, ग्लोरीफाई कर रहे हो। थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट नियर सिनोनिम में आता है वेनरेट करना, वेनरेट मीन्स रिस्पेक्ट कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, रिवियर कर रहे हो। इसका एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब भी क्या होता है कि आप सामने वाले इंसान को क्या करते हो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो। हाँ, एडमायर रह गया मैम, राइट, एडमायर कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा उसको क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। अच्छा, कुछ इडियम्स लिखें तो हम, पैट ऑन समवंस बैक। पैट ऑन समवंस बैक का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, उसको शाबाशी दे रहे हो। टेक ऑफ वंस हैट टू, आपने अपनी हैट उतार के उसको, टेक ऑफ वंस, टेक ऑफ वंस हैट टू, टोपी उतार के सामने रख दी, मतलब आप उसको, उसकी तारीफ कर रहे हो। रेज अ टोस्ट, रेज अ टोस्ट का मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार पार्टीज में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, लेट्स रेज अ टोस्ट टू दैट पर्सन, उसने इतना कुछ अचीव किया है, मतलब आप सबके सामने क्या कर रहे हो, सबके सामने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो। पुट अ पेडिस्टल, पुट ऑन अ पेडिस्टल, क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा, पेडिस्टल, बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, रेज कर रहे हो आप उस इंसान को। कितने हो गए 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और बता दो, अगर आप किसी की बहुत तारीफ कर रहे हो, सिंग समवन्स प्रेजेस, वेरी गुड मैम। अक्लेम करना भी रह गया, अक्लेम कर रहे हो, राइट, वेरी गुड, मीन्स तारीफ। तो इन सारे शब्दों का मतलब होता है कि आप उस इंसान को, हाँ, कुडोज बोल रहे हो, कुडोज टू यू मीन्स शाबाशी दे रहे हो, आप उस इंसान की तारीफ कर। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर वर्ब्स, सारे के सारे वर्ब्स थे।
चलिए वापस आ जाते हैं। एंटोनिम्स, बुराई कर रहे हो, डिनाउंस कर रहे हो, वेलीफाई कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, मीन्स बुराई कर रहे हो। तो हिस्टोरियन ने सालों बिता दिए जो फ्रीडम फाइटर्स थे। अनसंग फ्रीडम फाइटर्स कौन होते हैं? जो उतने फेमस नहीं हुए, जो लोगों ने जिनके बारे में जिनका बारे में इतना पता नहीं है, तो उन फ्रीडम फाइटर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस की वो तारीफ करने में उसने बहुत साल लगा दिए। तो बहुत तारीफ करी। मैं कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट भी रह गया था, राइट, वेरी नाइस, कॉम्प्लीमेंट कर तारीफ। चलो इसी बात पे मुझे कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में डिफरेंस बता सकते हो? कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में क्या फ़र्क होता है? तो कॉम्प्लीमेंट को वर्ब की तरह भी यूज़ कर लेते हो, नाउन की तरह भी यूज़ कर लेते हो। इसका मतलब क्या होता है कि आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? आप उस इंसान की भर भर के तारीफ कर रहे हो। इसका मतलब आप उस इंसान को प्रेज कर रहे हो। अगली बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसको भी वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं, नाउन की तरह, दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कंप्लीट्स। कोई ऐसी चीज जो क्या करती है? कंप्लीट करती है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। हस्बैंड वाइफ को कंप्लीट करता है, वाइफ हस्बैंड को कंप्लीट करती है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, एक और वर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट जैसा, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन में आप क्या करते हो? सप्लीमेंट्री शीट्स लेते हो। तो सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? वो चीज जो क्या है? एक्स्ट्रा है। तो सप्लीमेंट मीन्स एक्स्ट्रा है, आपकी परफॉर्मेंस को या आपके काम को इम्प्रूव करने के। तो सप्लीमेंट इज व्हाट? समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा, विच इज यूज्ड, एक्स्ट्रा थिंग यूज्ड टू कंप्लीट कह सकते हैं, जो आपके काम को पूरा कर देगी। तो सप्लीमेंट में एक्स्ट्रा आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा नहीं होता। क्लियर? चलो आ जाते हैं अगले वर्ड पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अफेक्टेशन। सबसे पहले मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? अफेक्टेशन का मतलब क्या? आप ना एक तरीके से मुखौटा पहन के रखे हो, आप सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए मुखौटा पहन लिया है आपने, उसको बोलते हैं अफेक्टेशन। इस वर्ड को याद कैसे करोगे? अफेक्शन का मतलब क्या होता है? अफेक्शन का मतलब होता है कि आपको उस इंसान की तरफ प्यार है। तो अफेक्शन में जेन्युइन प्यार होता है और अफेक्टेशन में नौटंकी वाला प्यार होता है। तो आर्टिफिशियल और अननेचुरल बिहेवियर होता है सामने वाले को इम्प्रेस। प्रिटेंस कर रहे हो, प्रिटेंस मीन्स दिखावा कर रहे हो। शोइनेस है मतलब सिर्फ दिखावा कर रहे हो। आर्टिफिशियलिटी है, सिर्फ दिखावा। एंटोनिम्स नहीं, सिंसियर हो, नेचुरल हो, जेन्युइन हो, फ्रैंक हो, फ्रैंकनेस है, जैसे अंदर से हो वैसे ही बाहर से हो, कोई दिखावा नहीं है। तो उसका जो ब्रिटिश एक्सेंट था, वो ब्रिटिश एक्सेंट में बोल रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ, मियरली मीन्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था, जिससे कि वो कैसी दिखे? सोफिस्टिकेटेड दिखे। सोफिस्टिकेटेड मीन्स हाई क्लास दिखे, इसीलिए वो ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रही थी। एक्चुअल में वो ब्रिटिश एक्सेंट में बात नहीं कर। बड़ा प्यारा इडियम होता है, बहुत बार एग्जाम में भी आता है। जो वो बातें कर रही थी वो ऑल हैट एंड नो कैटल, सिर्फ हैट थी, कैटल नहीं थी, मतलब सिर्फ दिखावा था, उसके अंदर कोई जेन्युइननेस नहीं थी। ऑल शो ऑफ, नथिंग जेन्युइन, सब कुछ शो ऑफ था, कोई भी चीज कैसी नहीं थी? जेन्युइन नहीं थी। मतलब इट वाज ऑल हैट एंड नो कैटल। एक ये जो हैट वाले इडियम्स है ना, बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। मुझे हैट के कितने इडियम्स बताओगे? चलो 5 इडियम्स बता दोगे? एक हैट का इडियम जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, या फिर इसको इन द ब्लिंक ऑफ एन आई भी बोलते हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है? कि आपने पलक झपकी और वो काम हो गया, मीन्स वो काम अचानक से हो गया, तुरंत की तुरंत हो गया, इमीडिएटली हो गया। एट द ड्रॉप ऑफ अ हार्ट या फिर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। अच्छा, कोई इंसान अगर बहुत सारी हैट्स पहने हुए है तो ही वियर्स मेनी हैट्स, वो बहुत सारी हैट्स पहनता है। मतलब एक जो विमेन होती है घर की, वो बहुत सारी हैट्स पहनती है, वो बहुत सारे रोल्स प्ले करती है, मीन्स परफॉर्म मेनी रोल्स। वियर मेनी हैट्स। ओल्ड हैट किसको बोलते हैं? जो चीज बहुत पुरानी हो चुकी है, अब यूज में भी नहीं आ रही, ऑब्सोलीट हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है।
नो लॉन्गर इन यूज। अभी हमने हैट वाला एक इडियम करा ही था, आपने किसी को हैट ऑफ कर दिया, हैट्स ऑफ कर दिया, मीन्स आप उसकी तारीफ कर रहे हो। टेक वंस हैट ऑफ टू समवन, अभी भी किया था, मीन्स यू आर एडमायरिंग दैट पर्सन। आप उस इंसान की क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हो। अच्छा, एक और इडियम, पुट ऑन वंस थिंकिंग हैट। पुट ऑन का मतलब होता है वेयर करना, एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है वेयर करना, पहन लेना। तो अगर आपने अपनी थिंकिंग हैट पहन ली है, इसका मतलब क्या है, आप बहुत सीरियस हो गए हो, सोच रहे हो, थिंकिंग सीरियसली, आप क्या कर रहे हो, बहुत गहराइयों में जाके सोच रहे हो, मीन्स आपने अपनी क्या कर लिया, थिंकिंग हैट पहन ली। हाँ, हैट्स ऑफ इज वाओ, क्या परफॉर्मेंस था, मजा आ गया देख के। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज वो बी गॉन। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, वो बी गॉन मीन्स दुखी, मैं परेशान 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 परेशान। तो आप बहुत दुखी हो, बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो, अनहैप्पी हो, परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। फॉरलोन, लोग आपको छोड़ के चले गए हैं। मेलनकॉलिक, बहुत सैड हो गए हो। ल्यूग्यूब्रियस, बहुत दुखी हो। सैटनाइन, बहुत सैड हो। क्रेस्ट फॉलन, बहुत सैड हो। डेस्पॉन्डेंट, डिजेक्टेड, बहुत सैड हो। जुबिलेंट हो, खुश हो, इलेटेड हो, एक्सुबरेंट हो, बहुत हैप्पी हो, अपबीट हो। आज मैं ऊपर, ये वाली फीलिंग है। तो जो डिफीटेड कैंडिडेट था, जो हार गया, वो बहुत सैड लग रहा था जब इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए। तो इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए, उसके बाद जो कैंडिडेट हार गया था, उसकी शक्ल पे ही लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा सैड है, कितना ज़्यादा दुखी है। मैम डोलफुल भी सैड होता है, बिल्कुल, डोलफुल इज ऑल्सो व्हाट, सैड। ग्लम भी सैड होता है, राइट। ग्लूमी भी सैड होता है, वेरी गुड। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एड्यूलेशन। एड्यूलेशन मीन्स चमचागिरी सी कर रहे हो, इतनी तारीफ कर रहे हो, इतनी तारीफ कौन करता है भाई, मीन्स एक्सेसिव प्रेज, एडमिरेशन और फ्लैटरी। क्या कर रहे हो, हद से ज्यादा तारीफ कर रहे हो, कि तारीफ आपकी रुक ही नहीं रही है, एड्यूलेशन। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया नाउ, एक्सेसिव प्रेज, एडमिरेशन और फ्लैटरी, चमचागिरी पे चमचागिरी किए जा रहे हो। फ्लैटरी, प्रेज, वर्शिप। एंटोनिम्स, बुराई कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, डिसअप्रूव कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। तो सेलिब्रिटी ने तारीफ एंजॉय करी हजारों फैंस की, तो इतने सारे हजारों फैंस क्या कर रहे थे, उस सेलिब्रिटी की तारीफ कर रहे थे। अच्छा, जो लोग बहुत चमचागिरी करने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, साइकोफैंटिक। साइकोफैंटिक क्या करता है, बहुत चमचागिरी करता है। ऐसे लोगों को ऑब्सेकियस भी बोलते हैं, चमचागिरी करते रहते हैं। ऐसे लोग एड्यूलेटिंग होते हैं, ब्राउन नोजिंग होते हैं, बूट लिकिंग होते हैं, एप्पल पॉलिशिंग होते हैं, ग्रोवेलिंग होते हैं, इनग्रेशिएटिंग होते हैं। मीन्स पूरे पूरे टाइम क्या करते रहते हैं, चमचागिरी ही। टोडिंग रह गया मैम, वेरी गुड, राइट, टोडिंग होते हैं। एड्यूलेटरी भी बोलते हैं, चमचागिरी करने वाले, पूरे पूरे टाइम चमचा। अंक्टुअस भी बोलते हैं, राइट, वेरी नाइस, पूरे पूरे टाइम चमचागिरी करते रहते हैं। थोड़ा सा अगर इसके नियर सिनोनिम में, मतलब ऐसे लोग आपकी सारी बातें मानते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं जो आपकी सारी बातें माने, सबसर्विएंट, सर्वाइल, सबमिसिव। तो इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है, कि ये आपकी सारी की सारी बातें मान, आप जो जो कहोगे वो ये सारी बातें मान जाएंगे। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं, ये सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, राइट, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स। तारीफ करने, बटरिंग, बटर करते रहते। चले अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेरुलस। क्वेरुलस कौन होता है, इंसान जो पूरे टाइम कंप्लेन करता रहता है। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। पूरे पूरे टाइम कंप्लेन करता है, हैबिचुअली कंप्लेन, इसकी आदत ही होती है कंप्लेन करने की। वाइनिंग, पूरे पूरे टाइम कंप्लेन करता है। पेट्यूलेंट है, कैप्शियस है, ग्रम्बलिंग, पूरे टाइम चिल्लाता रहता है, चिल 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 करता रहता है। और क्या बोल सकते हैं, ग्रम्बलिंग तो लिखा ही हुआ है,
हाँ पूरे, फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो हमने किए ना, पीविश होता है, पेट्यूलेंट होता है, पूरे टाइम कुछ ना कुछ चिक 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 करता है। कंटेंटेड, सेटिस्फाइड होता है बहुत ज़्यादा ये इंसान। कंप्लेसेंट, चीयरफुल, बहुत खुश रहने वाला होता है, इसको ऐसे कोई चिंता नहीं होती किसी चीज़ की। तो जो कंप्लेनिंग कस्टमर था उसको गलती मिल रही थी हर प्रॉब्लम में, इतनी बढ़िया सर्विस थी लेकिन उसको हर आस्पेक्ट, आस्पेक्ट मीन्स हर पहलू में वो कोई ना कोई मिस्टेक निकाल ही रहा था। वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा सा कस्टमर। जो लोग कंप्लेन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग, अगर मैं वर्ब फॉर्म्स की बात करूँ, पूरे पूरे टाइम कंप्लेन कर रहे हैं, रो से रहे हैं, तो इसका एक वर्ड होता है ग्रोन करना। ग्रोन करने का मतलब क्या होता है, कंप्लेन करना। ग्रम्बल करना मीन्स कंप्लेन करना, पूरे पूरे टाइम क्या किया जा रहा है, कंप्लेन की जा रही है। मोन करना, मोन का मतलब क्या, रोने की सी आवाज निकालना, कंप्लेन सी करते रहना पूरे पूरे टाइम। ग्राउस करना, वाइन करना मीन्स कंप्लेन करते पूरे पूरे टाइम। सारे वर्ड्स जो हमने लिखे इन सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। अगले वर्ड पे आते हैं डिसल्टरी। डिसल्टरी में जिसका कोई प्लान नहीं है, जिसने अनप्लान्ड वे में कुछ भी कर दिया। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, लास्ट में ओ आर वाई लग रहा है, कोई क्लियर प्लान ही नहीं है, कोई पर्पज ही नहीं है, बस कुछ भी उठा के कभी भी उठा के कर लेते हो, एक चीज से दूसरी चीज पे चले जाते हो विदाउट फोकस। आप लोग भी कभी कभी डिसल्टरी हो जाते हो। अभी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया, यार छोड़ो यार अब मैथ्स पढ़ लेता हूँ, छोड़ो यार अब रीजनिंग कर लेता हूँ, छोड़ो यार अब करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूँ। तो आप कैसे हो, डिसल्टरी हो। डिसल्टरी मीन्स कुछ भी कर लेते हो कभी भी। आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो कैसे वे में चल रही है, हाफिजर्ड वे में चल रही है। हाफिजर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है। हाफिजर्ड का मतलब क्या है, अभी ये हो गया फिर कुछ और कर लिया, फिर कुछ और कर लिया, फिर कुछ और कर लिया, रैंडम कुछ भी उठा के कर लेते हो, अनसिस्टमैटिक वे में करते हो। एंटोनिम्स, ऑर्गेनाइज्ड हो, मेथोडिकल हो, फोकस्ड हो, पूरा का पूरा स्टडी प्लान बनाते हो, टू डू लिस्ट बनाते हो, उसको बहुत डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो। तो उसकी जो डिजल्टरी अप्रोच थी वो कभी भी कुछ भी कर लेता था पढ़ाई को लेके, इसकी वजह से उसका एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे नहीं आए। क्यों, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, बहुत ही डिसल्टरी थी। आप लोगों की तो डिसल्टरी नहीं है ना, आर यू श्योर। अच्छा, अगला वर्ड है रंपस। रंपस मीन्स शोर शराबा, अ नॉइजी डिस्टर्बेंस, कमोशन और अपरोर। पार्लियामेंट में लोग क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, कभी कभी तो चप्पलें भी फेंक रहे होते हैं। तो क्या होता है, रंपस। क्या बोलते हैं इसको, पैंडेमोनियम। पैन का मतलब क्या है, ऑल। डेमन का मतलब क्या है, राक्षस। ऐसा लगता है कि सारे के सारे राक्षस एक जगह आ गए। अपरोर, टर्मोइल, टर्ब्यूलेंस, अपहीवल, सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। दिन। एंटोनिम शांति है भाई, ट्रैंक्विलिटी है, सेरेनिटी है, कंपोजर है, इक्वानिमिटी है, बैलेंस्ड है आपका माइंड, कोई नहीं चीख रहा चिल्ला रहा है। तो जो कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी उसकी वजह से शोर शराबा मच गया पार्लियामेंट में, घंटों तक हीटेड डिबेट चलती रही, सब एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहे घंटों घंटों तक। क्यों, क्योंकि पॉलिसी वो ऐसी आई। अच्छा चलो, मुझे इसी वर्ड के रंपस के कितने सिनोनिम्स बताओगे आज, कितने बताओगे बताओ, 30 बता पाओगे। चलो कोशिश करते हैं 30 करने की। रंपस इज केओस, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। हाँ, डिसऑर्डर, डिसएरे, रकस, कमोशन, दिन, क्लैमर, अपहीवल, अपरोर, टर्ब्यूलेंस, टर्मोइल, tumult, fracas, brouhaha, disturbance, fuss, mayhem, बैडलम। अच्छा, तबाही सी मच गई है तो कैटास्ट्रोफी, कैटाक्लाइज्म, डिजास्टर, एपोकैलिप्स। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, इन सारे शब्दों का मतलब है
कि तबाही सी मच गई है, सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, बहुत तेज तेज आवाजें कर रहे हैं, हब हब बब, ऐसे इसकी स्पेलिंग याद कर सकते हैं। सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लड़ाइयाँ सी मच रही हैं। और कुछ रह गया? रो, हाँ रो रह गया, वेरी गुड। आप लोगों के कमेंट्स ही देख रही हूँ मैं। कितने वर्ड्स हो गए मैम? फ्रेकास, फ्रेकास से लिख लिया बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, 4 मोर वर्ड्स टू गो। अभी तो 4 शब्द और बचे हैं। फ्यूरोर, गुस्सा, सब लोग चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, चलो वेरी नाइस। हैवॉक रह गया, वेरी गुड, हैवॉक। पैंडेमोनियम तो लिख लिया बेटा, पैंडेमोनियम तो वी हैव रिटन। कुछ नया बताओ, क्लैश हो रहा है आपस में। हाँ, आउटक्राई रह गया मैम, वेरी गुड, आउटक्राई। दंगा सा हो गया, दंगे को क्या बोलते हैं? राइट हो गए। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं और चीख रहे। जितने भी हमने वर्ड्स किए, सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर नाउन्स। मैम हल्ला बल्लू भी रह गया, राइट, हल्ला बल्लू रह, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। चलिए, मेले भी रह गया मैम, फाइट हो रही है। मेले इज ऑल्सो व्हाट, कि क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है, सब एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। चलिए वापस आ जाए। अगला वर्ड है विलिफाई करना। विलिफाई करना मीन्स आप किसी के बारे में खराब बोल रहे हो, उसको डिफेम कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। टू स्पीक और राइट अबाउट समवन इन अ हाईली इंसल्टिंग और अब्यूजिव मैनर, बहुत गंदी तरीके से किसी के बारे में बोलना। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक एंकर थी, उन्होंने टीचर्स को क्या करने की कोशिश की थी? टीचर्स को विलिफाई करने की कोशिश की थी। और जब टीचर्स ने उनके बारे में कुछ बोला तो उन्होंने उन टीचर्स के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया। तो डिफेम करना, स्लैंडर करना, मेलाइन करना, लिबल करना, इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप उस इंसान के बारे में कुछ खराब खराब बोलने की कोशिश कर रहे हो। एंटोनिम्स, तारीफ कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो। तारीफ करना तो हमने लिख ही लिया, बहुत सारे सिनोनिम्स हमने। तो जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, जो दुश्मन होते हैं, वो एक दूसरे को विलिफाई करते हैं इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान। एक दूसरे के बारे में क्या करते हैं? एक दूसरे के बारे में खराब खराब बोलते हैं। आ जाते हैं आज की स्टोरी पे। द बॉय हु रिफ्यूज्ड टू ब्रेक, वो लड़का जिसने मना कर दिया ब्रेक होने से। चलिए पढ़ते हैं। यश ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन। यश एक छोटे से टाउन में बड़े हुए, जहाँ पे हर ड्रीमर को टेस्ट किया जाता था, ना केवल उसकी गरीबी से बल्कि लोगों के शब्द से भी। और जब यश ने डिसाइड किया कि वो इस कंट्री के सबसे ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब सबसे ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन में वो क्या करेगा? हिस्सा लेगा, तो बहुत सारे लोग उसको विलीफाई करने लगे। विलीफाई का मीनिंग है वो सभी को पता है, क्या करने लग गए? उसको डिफेम करने लग गए, उसके बारे में खराब खराब बोलने लग गए। कॉलिंग हिज एम्बिशन, उसके एम्बिशंस को अनरियलिस्टिक बोलते थे, उसकी एफर्ट को यूजलेस बोलते थे। उनके जो इनवीडियस रिमार्क्स थे, इनवीडियस मीन्स अनफेयर रिमार्क्स थे, वो क्या थे? उसको अमीर लोगों से, शार्प लोगों से और कॉन्फिडेंट बच्चों से कंपेयर करते थे। लेकिन यश ने ना कभी भी अपनी लाइफ में कंपैरिजन को आने ही नहीं दिया। शुरुआत में वो बहुत वीबे गॉन, बहुत दुखी हो गया जब बार बार उसको फेल होना पड़ा। वो रात में अकेले बैठता था, थकी हुई आंखें थी, हैवी हार्ट था, फिर भी उसको पता था कि दर्द उसको तोड़ नहीं सकता, ना ही बना सकता है। उसके चारों ओर लोग थे जो पूरे टाइम दिखावा करते थे। अफेक्टेशन मीन्स दिखावा। वो प्रिटेंड करते थे, वो दिखावा करते थे कि हम तुझे सपोर्ट करते हैं, जबकि उसकी स्ट्रगल को एंजॉय करते थे। और फिर कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो उसकी झूठी तारीफ भी करते थे। एड्यूलेशन मीन्स उसकी चमचागिरी सी करते थे, झूठी तारीफ भी करते थे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की, नहीं उसकी नहीं, उन बच्चों की जब रिजल्ट आते थे। लेकिन यश को ना ही झूठी तारीफ चाहिए थी, ना ही किसी की दया चाहिए थी। एक दिन एक दुश्मन जो था, उसने क्या कोशिश करी? उसने झूठ बोलने की कोशिश करी। परजुआ का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना, फॉल्सिफाई करना। उसने एक झूठ फैलाया कि यश ने चीटिंग की है एक मॉक टेस्ट में, और इसकी वजह से बहुत हल्ला गुल्ला मच गया, रंपस मच गया, रकस मच गया, शोर मच गया कोचिंग सेंटर में एक मोमेंट के लिए। हर कोई यश को डाउट से देख रहा था, सस्पेशन भी डाउटफुल नजरों से देख रहा था। और जो उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे वो भी कंप्लेन करने लग गए। क्वेरुलस मीन्स जो कंप्लेन करने वाला हो।
उसको वही क्वेश्चंस पूछ रहे थे बार बार, लेकिन यश ने अपना कंट्रोल नहीं खोया। वो शांति से खड़ा रहा टीचर के आगे, उसने अपने प्रैक्टिस रिकॉर्ड्स दिखाए और उसने प्रूव किया सच्चाई को रिस्पेक्ट के साथ। उसकी प्रिपरेशन एक बार डिसल्टरी हुआ करती थी, उसे समझ नहीं आता था क्या कर रहा है, एमलेस, कभी भी कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर देता था वो, कभी एक किताब कभी दूसरी किताब, कोई डिसिप्लिन नहीं था उसके अंदर। लेकिन उस इंसल्ट की वजह से वो चेंज हो गया। उसने एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाया, रोज रिविजन किया, क्वेश्चन सॉल्व किए और अपना एनर्जी को गुस्से पर बर्बाद नहीं किया। महीनों बाद जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए, वो लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे थे वो उसके डेडिकेशन की तारीफ करने लगे। स्टॉलिंग मीन्स प्रेसिंग। लेकिन यश हम्बल रहा, क्योंकि उसको पता था जीत जो है दूसरों को हराने में नहीं होती है, जीत होती है कि जब आप घुटने टेकने से मना कर दो, जब पूरी दुनिया कोशिश कर रही हो आपको डाउट करने की। तो असली जीत वही है। तो एंगर में, गुस्से में, किसी को खराब बोलने में, किसी से बदला लेने में कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। एनर्जी लगानी है तो उस चीज में लगाओ जो चीज आपको रिजल्ट दे। एनर्जी लगानी है तो उस चीज में लगाओ जो आपको आपके मकसद तक, आपके ड्रीम तक नजदीक ले जाए। तो यश ने भी वही किया, उसने किसी पे गुस्सा नहीं किया, किसी का जवाब नहीं दिया, सरेंडर होने से मना कर दिया और पूरी की पूरी एनर्जी अपनी तैयारी पे लगा दी। पहले वो डिसल्टरी हुआ करता था, कभी भी कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर देता था, लेकिन फिर उसने उसके बाद अपना एक रूटीन बनाया, टू डू लिस्ट बनाई, स्टडी प्लान बनाया और उसको पूरी की पूरी शिद्दत के साथ फॉलो किया। तो ट्रू स्ट्रेंथ प्रूफ तब होती है जब, तब नहीं होती जब जिंदगी आसान होती है, तब होते जब आप ऑनेस्ट होते हो, डिसिप्लिन होते हो, शांत रहते हो। दूसरे लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शांत हो, ऑनेस्ट हो अपने काम को लेकर, डिसिप्लिन हो, वही आपकी ट्रू स्ट्रेंथ। समझ में आई स्टोरी सभी को? चले, ये वर्ड मीनिंग्स आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ लोगे, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे शेयर हो जाएगी। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पहला है ग्राफिटी। ग्राफिटी का मतलब क्या होता है? वॉल के ऊपर जो चीज लिखावट होती है या वॉल के ऊपर कोई ड्राइंग होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्राफिटी। बहुत बार एग्जाम में आया है। राइटिंग या ड्राइंग जो आप वॉल पे बना देते हो। क्लॉस्ट्रोफोबिया तो एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड मान लो, 9 बार देख लो सबसे ज्यादा। क्लॉस्ट्रोफोबिया, फोबिया मीन्स फियर, क्लॉस मीन्स बंद जगहों का। तो जिन लोगों को बंद जगहों का डर लगता है उन लोगों को क्या होता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। और अगोराफोबिया क्या होता है? अगोराफोबिया होता है जिन लोगों को ओपन जगहों का डर होता है, खुली जगहों का डर होता है। आइकोनोक्लास्ट जो लोगों के हिसाब से नहीं होता है, जो लोग मानते हैं उसको फॉलो नहीं करता है, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। ऐसे इंसान को और क्या बोलते हैं? एक वर्ड और हमने पढ़ा था, हेरेटिक। हेरेटिक भी कौन सा इंसान होता है? जो नॉर्मल लोग मानते हैं वो उस बात को नहीं मानता है, मतलब जो लोगों के हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जीता है, उसको क्या भी बोलते हैं? हेरेटिक भी बोलते हैं और आइकोनोक्लास्ट भी बोलते हैं। हॉट, बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग अगर एक साथ इकट्ठे हो गए हो उसको क्या बोलते हैं? हॉट। फ्रेजल वर्ब स्टैंड आउट, बिल्कुल अलग चमक रहे हो, बिल्कुल अलग से चमक रहा है कोई इंसान तो उसको बोलते हैं स्टैंड आउट करना। कोई इंसान एकदम लाल रंग का, ब्लड रेड कलर का सूट पहन के आ जाए तो वो बहुत बार स्टैंड आउट करता है, अलग से चमकता है, बहुत नोटिसेबल होना। स्टैंड अप करता मतलब आपको एक अपॉइंटमेंट दिया गया था, आपको उस समय आना था लेकिन आप उस समय नहीं आए, मीन्स स्टैंड अप। नॉट अराइव एट अ डेट, तो मैंने जो को मिलना था बट वो ही स्टूड मी अप, मतलब वो आया नहीं टाइम पे। स्टैंड अप फॉर मीन्स आप किसी चीज को डिफेंड कर रहे हो। व्हाई डिडंट यू स्टैंड अप फॉर हर? तुमने उसको डिफेंड क्यों नहीं किया? तुमने उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? उसके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? बोलते हैं ना उसके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? स्टैंड अप फॉर। स्टे ओवर, यार मम्मी आज मैं स्टे ओवर के लिए चली जाऊँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, मीन्स आज हम रात को स्टे ओवर करेंगे और पढ़ाई करेंगे। स्टे ओवर, स्पेंड द नाइट एट अ पर्सन्स हाउस। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। आज हम बच्चों वाले, बेबीज वाले इडियम्स करने वाले। बेबी टॉक, बहुत सिंपल सी आवाज। स्पीच दैट इज ओवर सिंप्लीफाइड, ऑफन यूज विद बेबीज, बहुत सिंपल सी बात। बेबी टॉक। स्पॉइल्ड बेबी, उसको इतना पैम्पर किया है कि वो बच्चा बहुत बिगड़ गया है। द बेबी ऑफ द बंच, सबसे यंगेस्ट उस ग्रुप का। अ बंडल ऑफ जॉय, बहुत खुश इंसान, बेबी के लिए यूज करते हैं बंडल ऑफ जॉय। क्राई बेबी, नाम से समझ में आ रहा है जो बहुत रोता है, क्राई बेबी। अच्छा, क्राई बेबी जैसा एक इडियम होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, क्राई अंकल। क्राई अंकल का मीनिंग बताओगे मुझे क्या होता है? क्राई अंकल मीन्स अंकल मुझे माफ कर दो, अंकल मुझे माफ कर दो, अंकल मैं ऐसा नहीं करूंगा, मतलब आपने अपनी हार मान ली, सरेंडर कर दिया।
आप बेग कर रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो कि मुझे माफ कर दो, बेग फॉर मर्सी मीन्स क्राई। ये स्टोरी आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ लेंगे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 6000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत, एवरीवन, सभी लोग तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे आज के इस आर्टिकल को। मैम परफेक्शन 6.0 को अभी से ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा, आप मंडे से स्टार्ट कर सकते हो, आज से स्टार्ट कर सकते हो परफेक्शन 6.0। NB60 आप कोड लगाना मत भूलना, आपको 60% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स मैं आपको सारी लास्ट में दे दूंगी परफेक्शन बैच को लेके। अभी हम आ जाते हैं यहाँ के आर्टिकल पे, मिस्ड कॉल, वो चीज जो हमने मिस कर दी। इंडिया की बात करने वाले हैं और साउथ वेस्ट मानसून की बात करने, बारिशों की बात करने। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए पढ़ते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द साउथ वेस्ट मानसून, तो जो साउथ वेस्ट मानसून है वो केरला पहुंच गया जून 4 को। 3 days पास, 3 दिन बाद अपनी नॉर्मल डेट की, तो जो उसकी नॉर्मल डेट थी उसके 3 दिन बाद वो केरला पहुंचा। एंड 4 days और 4 दिन पीछे रह गया वो। इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था जो पूरा बताता है, फोरकास्ट करता है, फोरकास्ट मीन्स प्रोडिक्शन करता है, उसके 4 दिन बाद जो है साउथ वेस्ट मानसून केरला पहुंच चुका है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ है सिंस 2015 के बाद से, दैट द एजेंसी, की जो एजेंसी है इसने मिसजज कर दिया, मतलब गलत जजमेंट दे दिया, दी ऑनसेट मीन्स स्टार्ट, बियॉन्ड इट्स मार्जिन ऑफ एरर। चलो थोड़ा बहुत एरर का मार्जिन तो रहता है, लेकिन 4 दिन बाद पहुंचा है, तो पहली बार हुआ है 2015 के बाद से कि इसने मिसजज किया हो, गलत जजमेंट दिया हो। अ लेट अराइवल, कि ये जो मॉनसून है लेट आया है, खुद में कोई कैलामिटी नहीं है, कोई तबाही नहीं है। द डेट ऑन विच द रेन्स टच द केरला कोस्ट, तो जिस डेट पे जो बारिश जो है केरला के तट पर होती है, हैज लिटिल स्टैटिस्टिकल बियरिंग, इसका बहुत ही ना के बराबर, बियरिंग का मतलब एक तरीके से इंपैक्ट है, किस चीज पर ना के बराबर इंपैक्ट पड़ता है, ऑन हाउ मच फॉल्स ओवर द 4 months दैट फॉलो। फॉल्स मीन्स बारिश, कितनी बारिश होगी अगले 4 महीनों में, इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता कि कब शुरू हुआ है। मेनी टाइम्स इन द पास्ट, बहुत बार पास्ट में, द मॉनसून हैज बिगन अर्ली, मॉनसून जल्दी शुरू हो गया था और फेल हो गया। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मॉनसून बहुत देरी में आया लेकिन रिकवर कर गया, ठीक आ गया। तो इट इज व्हाट द मॉनसून हैज इन स्टोर। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉनसून के पास क्या है अगले 4 महीनों में जो कि डिस्टर्बिंग है, अनसेटलिंग मीन्स डिस्टर्बिंग है। जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने पेग किया है, पेग का मतलब होता है मार्क किया है, सीजनल रेनफॉल की इस बार जो बारिश होने वाली है वो 90% होने वाली है, लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो जो हमारा एवरेज चल रहा है उसकी 90% ही इस बार बारिश होगी, विद 60% प्रोबेबिलिटी, और 60% प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस हैं, ऑफ एन आउटराइट, आउटराइट का मतलब होता है क्लियर क्लियर, डायरेक्ट डायरेक्ट,
डेफिशिएंट ईयर कि इस बार बारिश कम होगी, इस बात के 60% चांसेस है। इट्स मोस्ट, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव, पेसिमिस्टिक मीन्स नेगेटिव प्री सीजन कॉल है, मतलब सीजन से पहले आईएमडी ने जो बताया है सबसे ज्यादा नेगेटिव बात यही है 10 साल में कि इस बार जो बारिश है वो क्या होने वाली है, बहुत कम होने वाली है। 60% चांसेस है कि बारिश इस बार कम होगी, एवरेज का 90% होगी, ये भी हमारे आईएमडी ने बता दिया। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, ओनली द नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसमें लग रहा है कि नॉर्मल बारिश होगी। जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, ये जो नीचे वाला जो इंडिया है, और जो मानसून का जो कोर जोन है, कोर जोन मीन्स मेन जोन है, मानसून का जो मेन एरिया है जो वाटर करता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रेन फेड फार्मलैंड। तो ज्यादातर कंट्री के रेन फेड मतलब वो फार्म एरियाज, वो एग्रीकल्चर जो बारिश पे ही डिपेंडेंट है, ये सबके फोरकास्ट हुआ है, सबका प्रोडिक्शन हुआ है। क्या प्रोडिक्शन हुआ है कि इन सब में बारिश कम होने वाली है, फॉल शॉर्ट मीन्स कमी होने वाली है, बारिश ज्यादा नहीं होने वाली। एज मॉनसून वॉचर्स, जो मॉनसून के ऊपर नजर रख रहे हैं, उन्होंने वार्निंग दी है। कॉशन का मतलब क्या है, वार्न किया है। उन्होंने क्या वार्निंग दी है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरीके से बारिश होने वाली है। द सडन, अचानक से इतने लंबे लंबे सूखा, स्पेल का मतलब हो गया पीरियड ऑफ टाइम, तो इतना ज्यादा टाइम निकलेगा जब सूखा होगा। सोन क्रॉप्स, जो क्रॉप्स बोई हुई हैं, जो क्या कह सकते हैं, जो जितनी भी क्रॉप्स बोई हैं, दैट देन फेस द डेंजर, तो उनको क्या डेंजर फेस करना पड़ेगा, उनको पानी ही नहीं मिलेगा। क्रॉप्स तो बो दी गई हैं, अब सूखा पड़ गया तो पानी ही नहीं मिलेगा उनको, तो ये चीज क्या है, मैटर करती है। एवरी मॉनसून, हर मॉनसून इंडिया के लिए बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज एक्सेप्शनली सो, और ये वाला मॉनसून तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज इट अराइव्स, क्योंकि ये क्यों अराइव कर रहा है, अटॉप एन इनपुट क्राइसिस। ये किसके ऊपर आ रहा है, एक इनपुट क्राइसिस। इनपुट क्राइसिस का मतलब समझते हो कि खेती में जो इनपुट डाला जाता है, खेती में फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं जिससे कि क्रॉप्स और अच्छे से बने, जल्दी बने, अच्छी बने। तो अब वो फर्टिलाइजर प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो हमारे फर्टिलाइजर्स हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो ये प्रॉब्लम तो चल ही रही थी, ये पानी की प्रॉब्लम और आ जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जो वेस्ट एशिया में जो लड़ाई हुई है और जो डिस्ट्रप्शन, जो उथल पुथल मचा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस साल की शुरुआत में, इसने थ्रॉटल कर दिया, थ्रॉटल मींस गला घोट दिया, रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है एनर्जी के सप्लाई को और फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन। हिस्ट्री भी हमें कोई सुकून नहीं दे रही है। 60% ऑफ एलनीनो ईयर्स, जब जब एलनीनो आता है, 60% जो साल होते हैं जब एलनीनो आया है 1951 से, तब से कमी ही हुई है बारिश की। तो जब भी एलनीनो आता है बारिश की कमी कर देता है, या बिलो नॉर्मल रेंज होते हैं। एलनीनो तो एक तरह का फिनोमिना होता है, दो फिनोमिना होते हैं जो समुद्र में होते हैं, एक को एलनीनो बोलते हैं, एक को लानीना बोलते हैं। एलनीनो की वजह से बारिश कम होती है, लानीना की वजह से बारिश ज्यादा होती है। 2002 2009 जो है सबसे गंदा सूखा पड़ा था उस सेंचुरी में, इतना ज्यादा सूखा पड़ गया था, मतलब बारिश ही नहीं हुई थी। और बहुत अच्छा खासा शॉर्टफॉल, बहुत कमी हुई थी 2014 और 2015 में भी बारिश ही नहीं हुई थी, बहुत कम बारिश हुई थी। एलनीनो अब पक्का पक्का है कि आने ही वाला है, टू द हार्ट ऑफ द सीजन, इस सीजन का मेन हिस्से में एलनीनो आने वाला है। तो गवर्नमेंट को अब डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। काउंट ऑन का मतलब क्या, डिपेंड।
तो सरकार को डिपेंड नहीं होना चाहिए एक लेट जो कि देरी से आएगा। रिडीमिंग में चीजों को ठीक करने वाला। स्विंग का मतलब है मूवमेंट ऑफ द इंडियन ओशन डायपोल। तो इंडियन ओशन डायपोल भी एक तरह का फेनोमेना ही होता है जो समुद्र में होता है, तो उसकी वजह से बारिश होती है, लेकिन उसके ऊपर सरकार को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उससे पहले जो सूखा पड़ेगा उसका क्या करेगी सर? तो इस बार सिचुएशन बहुत चिंताजनक है। बारिश कम होने वाली है। बारिश कम होगी तो एग्रीकल्चर पे कितना डिपेंडेंसी बढ़, एग्रीकल्चर पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्रीकल्चर पे ऑलरेडी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रखा है, क्योंकि जो लड़ाई चल रही थी, फर्टिलाइजर्स नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे क्योंकि एनर्जी की कमी है। तो ये सारी की सारी चीजें नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं। दैट मीन्स, इसका मतलब है कि एक्टिवेट करना होगा, काम पे लगाना होगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को। मिनिस्ट्री को काम पे लगाना पड़ेगा, जल शक्ति को काम पे लगाना पड़ेगा, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनको काम पे लगाना पड़ेगा ऑन अ वॉर फुटिंग। वॉर फुटिंग का मतलब क्या है कि एकदम जंग का मैदान है, इस तरीके से तुम काम पे लग जाओ, मतलब एकदम अलर्ट हो जाओ। साथ के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को भी एकदम काम पे लगाना पड़ेगा, एकदम अलर्ट करना पड़ेगा। विद एडवाइजरीज मीन सजेशंस दिए जाएंगे, पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स डाले जाएंगे सजेशंस के, जो फार्मर्स को स्टीयर करेंगे। स्टीयर मीन्स मूव करेंगे या लीड करेंगे। किसकी तरफ फार्मर्स को लेके जाएंगे? शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस, कि आप भाई ऐसी सब दालें उगाओ जो कम टाइम में उग जाती है। ऑयल सीड्स उगाओ, मिलेट उगाओ। मिलेट का मतलब क्या? ज्वार, रागी, बाजरा वगैरह ये सब उगाओ। आप राइस मत उगाओ, क्योंकि चावल को बहुत पानी चाहिए होता है। चावल कैसा होता है? थर्स्टी होता है, इसको बहुत पानी चाहिए होता है, और पानी की इस बार कमी होने वाली है। तो फार्मर्स को सजेशंस दिए जाना चाहिए कि चावल मत उगाओ इस बार आप मिलेट्स उगाओ, दालें उगाओ, ऑयल सीड्स उगाओ, क्योंकि इनको पानी थोड़ा कम चाहिए होता है। डिसिप्लिन्ड ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर यूज करते हो उसको सोच समझ के यूज करो, डिसिप्लिन्ड वे में यूज करो। रिजर्वॉयर मैनेजमेंट, रिजर्वॉयर में जहां पे पानी भरा हुआ है उसको अच्छे से मैनेज करो, ये जरूरी है। और फार्मर्स को क्रॉप का इंश्योरेंस भी दो भाई, उनकी क्रॉप उन्होंने उगाई, इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत करी, और वो क्रॉप अगर खेती खराब हो गई तो इंश्योरेंस भी दो फार्मर्स को। और रिलीफ प्रोविजनिंग, और फार्मर्स को अगर कोई भी कह सकते हैं प्रॉब्लम आती है तो उनको रिलीफ प्रोविजनिंग मीन्स उनके हेल्प के लिए कुछ कुछ प्रोग्राम्स भी चलाओ, उनको हेल्प भी दो, कुछ कुछ कंडीशंस भी लगाओ कि फार्मर्स के साथ रहेंगे, इनको तुरंत की तुरंत रेडी कर लो। इंडिया विल ऑल्सो हैव टू ब्रेव, इंडिया को ब्रेव का मतलब यहाँ पे झेलना है। इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया को झेलना पड़ेगा बहुत गर्मी को। इस बार बहुत गर्मी होने वाली है। विच अ पास्ट मीन्स ड्राई, सूखा, जला हुआ। तो सूखा हुआ लैंडस्केप और बढ़ा देगा, तो गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी, ऊपर से बारिश होगी नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। द गवर्नमेंट एज रिसेंटली एज लास्ट वीक, पिछले ही हफ्ते सरकार ने क्लेम किया है कि उन्होंने डिलीवर किया है रिकॉर्ड खारिफ प्रोडक्शन। तो बहुत ही बढ़िया, रिकॉर्ड में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला खारिफ की खेती हुई है। खारिफ दो तरह की क्रॉप्स होती है, खारिफ क्रॉप्स होती है, राबी होती है। तो सरकार ने पिछले हफ्ते बोला कि इस बार का हमारी खेती बहुत बढ़िया हुई है। वाइल होपिंग फॉर द बेस्ट, हम अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, बेस्ट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए इंडिया को। अब वीक मॉनसून, अगर बारिश इस बार कम होती है तो फार्म की इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? फर्टिलाइजर्स। फार्म एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर की ऑलरेडी कमी है, फ्यूल, एनर्जी की ऑलरेडी कमी है, और ऑलरेडी स्केयर्स बहुत कम है। स्केयर्स मीन्स बहुत कम, एंड डियर मीन्स बहुत प्यारे हैं। कोई चीज कम हो जाती है तो प्यारी हो जाती है। ऑथर ने क्या बोला कि फार्म की इकोनॉमी ऑलरेडी इंपैक्टेड है भाई।
ना फर्टिलाइज़र मिल रहे हैं, ना एनर्जी मिल रही। एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी मिल रही, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, पेट्रोल कह सकते हैं, डीजल कह सकते हैं। ऊपर से बारिश और कम हो जाएगी तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सरकार को पहले से ही कदम उठाने चाहिए। पैसेज समझ आया सभी को? क्वेश्चंस पे आ जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट। एक रिक्वेस्ट फिर से करूंगी, 7,000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन। चलो, ऑल द बेस्ट। एक बच्चे का डाउट आ रहा है बार बार, मैम परफेक्शन बैच को हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा या अभी से? बेटा आप परफेक्शन बैच को आज से स्टार्ट कर सकते हो। तो 6.0 में आप मंडे की क्लास से, आज की क्लास से स्टार्ट कर सकते हो। परफेक्शन बैच एक सर्कुलेटरी बैच होता है, तो आपके सारे टॉपिक्स दोबारा आ जाएंगे। सो डोंट वरी, आप जिस दिन से ज्वाइन कर रहे हो, आप या तो वीक के स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो, मंडे से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप 6.0 की पहली क्लास से स्टार्ट कर सकते हो। चलिए, अब आ जाते हैं यहाँ पे। थ्रॉटल्ड वर्ड का सिनोनिम बताना है। एनर्वेटेड का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड। स्ट्रैंगुलेटेड का मतलब होता है गला घोट लिया है, रोक दिया है। विंडिकेट का मतलब होता है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। परपेचुएटेड का मतलब होता है फैला रहे हो। तो आंसर इज बी, स्ट्रैंगुलेटेड। मॉनसून वॉचर्स ने क्वेश्चन किया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैटर करता है। कौन सा स्टेटमेंट इन्फर कर सकते हैं? ये जो अनइवननेस है रेनफॉल की, ये डैमेजिंग होती है। सही बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है। तो इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या करता है, मैटर करता है। तो अनइवन अगर बारिश है तो मैटर करती है, कहीं बहुत ज्यादा हो गई, कहीं बहुत कम हो गई। एग्रीकल्चर के जो रिजल्ट्स है वो सिर्फ और सिर्फ
कितनी बारिश हुई उस पर डिपेंडेंट है, बिल्कुल गलत है, सोनली वर्ड ने गड़बड़ कर दी, ओनली। जो बीच बीच में बारिश का स्ट्रेस आ जाता है, इससे जो है क्रॉप्स थ्रेटन हो जाते हैं। अच्छी से सोइंग अच्छी हो गई लेकिन बारिश नहीं हुई या बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो इसकी वजह से क्रॉप्स खतरे में आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इज ए, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट पर आते हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी दी है कि इस बार बारिश कम होगी। हाँ, 60% की प्रोबेबिलिटी दी थी, अच्छी खासी होती है 60% चांसेस। मॉनसून का जो मेन जोन है और ज़्यादातर जहाँ पे बारिशों की वजह से, बारिशों से के पानी से ही एग्रीकल्चर होता है, वहाँ बोला जा रहा है कि बारिश कम होगी। सही बात है, बारिश कम होगी ये बोला जा रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको बहुत ज़्यादा कमी नहीं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में बारिश ठीक ठाक होगी ये बोला गया था। नॉर्थ वेस्ट में कम होगी, सेंट्रल में कम होगी, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होगी, तो ये तो गलत हो गया। तो आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। कौन कौन से कंक्लूजन हम पैसेज से निकाल सकते हैं? पॉलिसी मेकर्स को बोला जा रहा है कि आप पहले से ही प्लानिंग कर लो, आप ये मत सोचो कि क्लाइमेट ठीक हो जाएगा, पहले से ही प्लानिंग कर लो। सही बात है। जो पुराने वेदर पैटर्न्स हैं उनको बताया गया है रीजंस का कि हम सेटिस्फाइड हैं, हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है करंट सीजन को लेके। कैसा कुछ बोला ऑथर ने कि चिंता की जरूरत नहीं है? कॉम्प्लेसेंसी का मतलब है जो मैं हूं वो बेस्ट हूं। ऑथर ने कहीं ऐसा नहीं बोला कि जो मैं हूं मैं वो बेस्ट हूं, चिंता की जरूरत नहीं है। वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है मॉनसून के प्रिपेयरनेस के लिए। सही बात है, वाटर मैनेज अच्छे से करो, ग्राउंड वाटर को अच्छे से यूज करो, रिजर्वायर मैनेजमेंट करो, जहां पानी भरा हुआ है उसको अच्छे से यूज करो। तो वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। टोन, ऑथर ने सजेशंस तो दिए हैं कि सरकार को तैयार होना चाहिए। ऑथर ने डर भी दिखाया है कि अब बारिश नहीं होगी, क्या होगा क्रॉप्स का। ऑथर ने किसी की तारीफ तो नहीं करी है, तारीफ नहीं करी है, ऑथर ने डर दिखाया है कि क्या होगा, बारिश नहीं होगी तो क्रॉप्स तबाह हो जाएंगे। और ऑथर ने सजेशंस भी दिए कि सरकार को ये सब करना चाहिए। तो आंसर इज डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में? चलिए आ जाते हैं एरर डिटेक्शन पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस देम। आई हैव बीन नोइंग हिम। नो जो वर्ड होता है आप उसको कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लगा सकते। कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज नहीं हो सकता ये कभी, और ये कभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज नहीं हो सकता। तो आई हैव बीन नोइंग हिम नहीं आ सकता, आप इसको क्या करना पड़ेगा, आई हैव नोन हिम।
मैं उसे पिछले 10 साल से जानती हूँ एज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। आई हैव नोन हिम, नोइंग नहीं लगा सकते कॉन्टिन्यूस टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इफ आई विल गो टू लंडन, इफ आई गो टू लंडन, अगर मैं लंदन जाऊंगी तो मैं जरूर विजिट करूंगी। कंडीशनल सेंटेंस गोल्डन रूल नंबर 1, कंडीशन आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो रिजल्ट में आपका विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है बेटा प्लीज एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, जब मैं पार्क में वॉक कर रही थी तो मैंने एक स्नेक देखा जो मेरे पास आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पास्ट की बात है, जब मैं वो कर रही थी तो मैंने उस समय देखा था, तो नो एरर। ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि जब ये काम हो रहा था, मतलब पास्ट की बात है, तो यहाँ पे हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया, कोई गलती नहीं थी, ई ऑप्शन नो एरर। शी टोल्ड मी दैट शी हैज फिनिश, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जब भी मेन क्लॉज पास्ट में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होता है, तो हैज की जगह हैड आएगा। तो शी टोल्ड मी दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क एंड वॉज रेडी टू गो होम, बी पार्ट में एरर था। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी होगी जब हम बिफोर वी रीच देयर दिस इवनिंग, हम पहुंचेंगे उससे पहले ट्रेन चली जाएगी, बिल्कुल सही बात है। जब दो एक्शंस होते हैं फ्यूचर के तो जो पहले एक्शन हुआ होता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, और उससे पहले कोई एक्शन अगर कंप्लीटेड होता है तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, बिल्कुल सही था, नो एरर। ट्रेन निकल गई होगी जब हम वहां पे पहुंचेंगे। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे, चलिए आ जाते हैं स्किमिंग पे। पहले पूरा आर्टिकल आप स्किमिंग करेंगे फिर हम आंसर बताएंगे। वाइल का मतलब होता है दो एक्शन सेम टाइम पे होते हैं, तब आप वाइल यूज करते हो। तो जिस समय मैं वॉक कर रही थी उसी समय मैंने देखा, इसलिए हमने वहां पे वाइल यूज किया था। चल एक रिक्वेस्ट करूंगी, 7400 स्टूडेंट्स आर वाचिंग द सेशन, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया एक बार तुरंत लाइक कर देंगे। टेस्टिंग टाइम्स मतलब मुश्किलों का समय है ना। इंडिया के जीडीपी का ग्रोथ कितना हुआ है उसके डेटा की हम बात करने वाले हैं। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है इंडिया में वो सबके टोटल को बोलते हैं जीडीपी। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
लेट्स डिस्कस इट। जीडीपी ग्रोथ डेटा रिलीज हुआ, उसने बताया कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तो अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें भी बताई कि कुछ चिंताजनक बातें भी हैं। जो जीडीपी का ग्रोथ का बताया गया वो 7.7%, जो कि थोड़ा सा अच्छा है जो सरकार ने किया था। इसका मतलब है जो मार्च था, जब से प्रॉब्लम हुई थी, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये जो रेसिलियंस है लेकिन एक प्रॉब्लम में आ जाएगा आगे आने वाले महीनों में। डेटा ने दिखाया है कि कुछ सेक्टर्स तो बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं, ये सब अच्छे साइंस हैं। ये जो चीज़ें हैं ये भी ग्रो हुई हैं। तो अभी तक हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ग्रो हुई हैं उनकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव टोन है यहाँ पे। अगला, कंजम्पशन ग्रोथ बहुत अच्छी है अगर ये इतनी हुई होती, लेकिन अब ये देखना बाकी है कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कितनी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आई है। अगर ये ग्रोथ गवर्नमेंट की तरफ से ही आई है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वीकनेस है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये चिंताजनक बात है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें अच्छी थी, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में वीकनेस आई है, सेक्टर की ग्रोथ कम हो गई है। हालांकि मानसून जो है इस बार इतना आया था 2025 में, तब भी सेक्टर की ग्रोथ कम हो गई है। ये बहुत खराब न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तो बोला है कि इस बार तो बारिश कम होने वाली है। फर्टिलाइजर सप्लाई में भी प्रॉब्लम आ गई है, ये भी आगे देखने को मिलेगी। सर्विसेज का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, सर्विसेज का सेक्टर का डोमिनेंस बढ़ गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इतने सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं, उसका जीवीए कम हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ये भी चिंताजनक बात है। तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करवा रही है अपने सेक्टर को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात, आरबीआई के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो सब इस बात को मान रहे हैं कि ग्रोथ जो है बहुत कम होने वाला, मतलब बहुत अच्छी खासी कम होने वाली है। आरबीआई ने बोला कि ग्रोथ इतनी रह जाएगी। सीईए ने भी बोला कि कोई सेकंड गेस करने की जरूरत नहीं, मतलब एक्चुअल में ही होने वाला है। पिछले साल टैरिफ की वजह से प्रॉब्लम्स आई थी, यूएस ने टैरिफ लगा दिए थे इंडिया के ऊपर। इस बार एनर्जी सप्लाई में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी टेस्ट होने वाली। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ में जो स्लो डाउन है वो चिंताजनक क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर का जीवीए का शेयर बढ़ गया है, नहीं बढ़ा तो नहीं है। सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सब्सिडीज की तो हमने कहीं बात ही नहीं करी थी। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं, ऐसा भी हमने एक्सपोर्ट की कोई बात नहीं करी। ग्रोथ कम हो गई है, हालांकि पिछले साल मानसून बहुत अच्छा आया था, फिर भी ग्रोथ कम हो गई है। और इस साल तो मानसून भी खराब आने वाला है, तो इस साल तो क्या होगा, तो चिंता की बात है। तो आंसर इज डी। ऑथर ने क्या चिंता जताई है इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर? सर्विस सेक्टर कम हो रहा है, नहीं सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, नहीं एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग शेयर बढ़ा नहीं है और एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन गिर गया है, ये बात ऑथर ने बोल दी। सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन डिक्लाइन नहीं हुआ, सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा है। तो आंसर इज सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे स्किमिंग के आर्टिकल में? चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मंडेन काम है, मतलब बहुत ही बोरिंग काम है। नोटोरियस, जो गलत कामों के लिए फेमस हो। ऑस्टेंटेशियस, आप बहुत शो ऑफ कर रहे हो। परवर्स, जितना एक्सपेक्टेड था उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। क्विंटेसेंशियल, मतलब एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज का। 3, 1, 2, 4 एंड 5 स्कोर्स। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। होल्ड समवन टू रैंसम, किसी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, ऑनेस्टली आपने बता दिया आपके पास क्या है। लीव समवन इन द लर्च, बीच में ही किसी को छोड़ के चले गए। कीप अ स्ट्रेट फेस, बहुत सीरियस चेहरा बना के रखा हुआ है। ड्रॉ ब्लैंक, कुछ नहीं आता। सी, भूल गए, कुछ भी याद नहीं आ रहा। EBDANC स्कोर्स। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। एवरीवन हैज टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन, सबकी जिम्मेदारी है। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है अनन्या तालगोत्रा। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। जितने बच्चों ने अभी तक परफेक्शन बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज परफेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको परफेक्शन 6.0 से स्टार्ट करना होगा, या तो आप इसकी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप आज से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें अभी हमने क्लोज टेस्ट पढ़ा है और अभी हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे, एरर डिटेक्शन पढ़ेंगे, आपको कंप्लीट ग्रामर की क्लासेस दी जाएंगी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की क्लासेस दी जाएंगी, मतलब कंप्लीट इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाई जाएगी। और इसकी फीस बहुत ही कम है, 1399 12 मंथ्स की और 1799 24 मंथ। 60% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है अभी। एक्चुअल फीस इसकी इतनी है, मतलब 120 रुपीज़ पर मंथ से आपको कम का पड़ता है, और अगर आप 24 मंथ्स का लेते हो तो बहुत ही कम पड़ता है।
तो इसलिए मेक श्योर करो कि आप आज से ही क्लासेस में आना स्टार्ट करो। यहाँ से आप स्कैन करके डायरेक्टली क्लासेस में भी आ सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोड आपका सफलता लगेगा, इस पर भी आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे PDF मिल जाएगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। बट मेक श्योर करो, अपने आप से आज के आज एक वादा कर लो, 1 घंटा एडिटोरियल, 1 घंटा परफेक्शन मुझे करना ही करना है हर हालत। ऐसा एक सिंगल दिन नहीं जाना है जिस दिन मेरा एडिटोरियल या परफेक्शन की क्लास मिस हो। अगर ये 2 क्लासेस रेगुलरली कर लोगे, इंग्लिश की टेंशन सारी की सारी खत्म है, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय।